इसमें हम आपको बताएंगे ओम्स लॉ का प्रूफ प्लस ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ एंड प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। दोनों लेक्चर, दोनों टॉपिक बताएंगे बारी बारी से। एंड ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म वाला तो कई बार पूछ चुका है, बोर्ड में भी पूछ चुका है और नीट में भी डायरेक्ट क्वेश्चन इसका आता है, व्हाट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो चलिए हम बारी बारी से इस दोनों टॉपिक को करेंगे। आप भी पेन और कॉपी निकाल लीजिए, साथ साथ नोट भी करिए। नोट करिएगा तभी मज़ा आएगा पढ़ने में, और सिर्फ लेक्चर देखने से कुछ नहीं होने वाला है। जिस समय देखिएगा उस समय तो लगेगा चलो सब कुछ समझ ही रहे हैं, लेकिन बाद में आपको लगेगा चलो कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन आप अगर नोट करके रखेंगे तो क्या होगा, उसको आप रिवाइज भी कर सकते हैं ना। रिवाइज करने में कम टाइम लगेगा। अगर आप फिर बार बार लेक्चर को ही देखेंगे तो फिर आपके पास उतना टाइम नहीं है। आपको टाइम भी तो बचाना है ना। इसलिए एक एक चीज नोट करते जाइए ताकि दोबारा फिर से आपको लेक्चर को देखना ना पड़े, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हेडिंग डालिएगा प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। प्रूफ्स ऑफ ओम्स लॉ, ठीक। देखिए, इसको प्रूव करने के लिए कहानी तो हम बहुत समझ चुके हैं। कंडक्टर में कैसे इलेक्ट्रॉन होता है, कैसे शिफ्ट करता है, कैसे किस वेलोसिटी से मूव करता है, लेकिन फिर भी हम एक बार देखेंगे। जैसे मैं कहूँगा कि ये कंडक्टर है जिसका लेंथ L देके रखा है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A दे दिया है। लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A। जब इस कंडक्टर को हम बैटरी से जोड़ते हैं तो यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हो जाता है, ठीक है। और फिर इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो VD स्पीड से मूव करना शुरू कर देता है। VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देता है। मान लिया कि दो कोलिजन, इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो एक दूसरे से टकराएगा भी, है ना। तो रिलैक्सेशन टाइम जो होगा, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, उसको हम टॉ एवरेज मान लेते हैं। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास तो आप जानते हो। इलेक्ट्रॉन जो होगा, इलेक्ट्रॉन्स, उसका मास m ले लेते हैं और चार्ज जो होगा इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन पे, उसको हम E मान लेंगे, ठीक है। अब यहां से हम प्रूव करेंगे ओम्स लॉ। देखिए, पहले हम थोड़ा दो लाइन लिख लेंगे इसके बारे में, है ना। कंसीडर ए कंडक्टर, थोड़ा मैं और इधर लिखूं, पूरा नहीं आएगा। कंसीडर ए कंडक्टर हैविंग लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A। When it is connected with a battery of potential V, then an external electric field applied around it
एज एंड electrons inside the conductor starts to move with a drift velocity Vd if mass of electron is m, charge on an electron is E, then charge on electron is E, then अब क्या जानते हो, क्या मैं बोला? सबसे पहले मैं कंसीडर ए कंडक्टर हैविंग लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, एंड व्हेन इट इज कनेक्टेड विथ ए बैटरी, B having potential V, then an external electric field applied around it, and all the electrons inside the conductor start to move with a velocity Vd, है ना? Vd वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और करंट जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करना स्टार्ट कर देगा, फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। यदि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स m है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स E है, तो हम जानते हैं देन वी नो डेट I बराबर V ना, I बराबर VdENA, ये हम जानते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। अब जो है आप ये जानते हो ना कि Vd बराबर क्या होता है, Vd बराबर E बाय m इंटू टॉ एवरेज होता है क्या, ये हम बता चुके हैं आपको। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू रख दें क्या है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा E बाय m इंटू टॉ एवरेज और फिर ENA, ठीक है। एक चीज और आप जानते हैं, ये जो E है, E के बदले में हम V बाय L रख सकता हूँ। E बराबर क्या होता है, V बाय L होता है, तो फिर मैं यहां से रख दिया E V बाय ML इंटू टॉ एवरेज ENA, ये I बराबर यहां से आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, इसको आप नोट करिएगा, नोट कर लीजिए पॉज करके, ठीक है। मिटा दूं, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसी को फिर से मॉडिफाई करेंगे। देखिए I बराबर क्या आया, I बराबर क्या आ गया, EV बाय ML इंटू टॉ एवरेज ENA। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मुझे ओम्स लॉ लेना, V बराबर IR होता है ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये तो आपको याद है, ये करना है। तो हम क्या करेंगे यहां से, V बराबर, जैसे मैं यहां पे लिखना चाहूं E बाय ML, मैं E स्क्वायर लिख देता हूं, चलो E यहां पे है, यहां पे E स्क्वायर NA है ना अपॉन ML इंटू टॉ एवरेज, ऐसे लिखा, और V को मैं बाहर निकाल लेता हूं, V को बाहर निकाला, बाकी जितना भी था E स्क्वायर NA अंदर लिया, ML नीचे में आया, टॉ एवरेज भी यहाँ पे लिख दिया, टॉ एवरेज, ठीक है।
तो यहाँ से ये चीज़ें आ गई। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, V बराबर ml अपॉन NE² टॉ एवरेज इंटू A, और यहाँ पे I, कोई दिक्कत इसमें? V बराबर ml अपॉन NE² टॉ एवरेज A इंटू I। ठीक, अब यहाँ पे जितने भी टर्म है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेंथ ऑफ कंडक्टर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, एंड रिलैक्सेशन टाइम, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये सारे के सारे जो होते हैं ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर को अगर मैं कांस्टेंट कर दूं तो पूरे के पूरे जो पैरामीटर्स हैं ये क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, वेरी नहीं करेगा, सिर्फ V और I एक दूसरे पे डिपेंड करेगा। ठीक है, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, हियर M बराबर कांस्टेंट, ये तो मैं पहले लिखा चुका हूं ना जी, M बराबर, चलो लिख देते हैं फिर से, M बराबर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, L बराबर लेंथ ऑफ कंडक्टर, N बराबर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, और टॉ एवरेज क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, और A बराबर जो है, दिख तो रहा है ना, हाँ दिख रहा है, A बराबर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, यहां से ये चीजें आ गई, और ये सारे के सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट होते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर को मैं कांस्टेंट करता हूं, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो आइए इसको लिखते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर these all parameters are constant, so V is directly proportional to I, is called Ohm's law। यही तो है, यही है Ohm's law। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आ गया, ओम्स लॉ। ठीक है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इज कॉल्ड ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ हो गया। वेयर अगर मैं यहां पे लिखूं, या फिर ऐसे लिख सकता हूं इसको, और V बराबर RI, जहां पे R क्या है, कांस्टेंट है, वेयर ऐसे लिखूं, वेयर R बराबर यहां से क्या हो जाएगा, ml अपॉन NE² टॉ एवरेज इंटू A, ऐसे करके, बराबर कांस्टेंट, वेयर R बराबर ml अपॉन NE² टॉ एवरेज A इज कांस्टेंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। तो यहां से ओम्स लॉ प्रूफ हो गया। क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वेयर R बराबर ml अपॉन NE² टॉ एवरेज इंटू A अपॉन A इज
कांस्टेंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। ये चीजें आ गई, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ये ओम्स लॉ प्रूव हो गया। अब हम ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। वेक्टर फॉर्म में इसको हम कैसे लिखते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नोट कर लिए, मिटा दूं, ओके। चलिए अब जो है लिखना है, हेडिंग डालिए, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म। ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट दे देता है। अब की बार भी पूछा था बिहार बोर्ड में, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, अब की बार पूछ चुका है। कंपटीशन में भी पूछता है ये, डायरेक्ट पूछता है। तो देखिए अभी जो है पूरी कहानी तो आप समझ चुके हो। पीछे वाला जो कंडक्टर लिया था, जिसका लेंथ L लिया था, क्रॉस सेक्शनल एरिया A लिया। फिर मैं बोला जैसे ही इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, जिसका पोटेंशियल भी है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हो जाता है कंडक्टर के चारों तरफ, जिसकी वजह से उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd से, है ना। उसके बाद करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देता है। यदि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स m हो, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स E हो, तो हम जानते हैं कि I बराबर वीना होता है। I बराबर वीना। अरे जो प्रूव किया ना ओम्स लॉ, उसी को थोड़ा इधर उधर करके मॉडिफाई करके आ जाएगा। I बराबर वीना। तो यहां से आप क्या जानते हो, यहां से आप क्या जानते हैं, Vd के बदले में आप क्या लिख सकते हो, EV बाय ml, EV बाय ml टॉ एवरेज, और फिर ENA लिख सकते हैं क्या। क्या मैं इस A को इधर ले आऊं घुमा के, A को मैं इधर ले आता हूं, तो I बाय A आ गया, ओके। फिर मैं क्या करूंगा अब, E बाय M टॉ एवरेज, E बाय M टॉ एवरेज, V बाय, फिर ये सारे टर्म है ना, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से NE स्क्वायर टॉ एवरेज इंटू V बाय L, टॉ एवरेज इंटू A भी है भाई। अरे जितना टर्म है छूट जाता है। चलिए ठीक है, I बाय A आया, और यहाँ से NE स्क्वायर टॉ एवरेज A अपॉन M इंटू V बाय L। यहाँ से ये चीजें आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। NE स्क्वायर I बाय A, NE स्क्वायर टॉ एवरेज A अपॉन M, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आप जानते करंट डेंसिटी पढ़ चुके हो ना। करंट डेंसिटी को J से डिनोट करते हैं, जो कि I अपॉन A होता है। और एक चीज और मैं बताया था आपको, E बराबर V बाय L होता है। ये दोनों फार्मूला हम बता चुके हैं आपको। अब देखिए I बाय A को मैं J लिख सकता हूं क्या, यहां से J लिखा यहां पे, या फिर मैं इसको एक स्टेप और बढ़ा लेता हूं, उसके बाद काम करेंगे। जैसे देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V बाय L, इसको पलटा के यहाँ पे लाया, हो जाएगा M अपॉन NE स्क्वायर टॉ एवरेज A, और फिर यहाँ पे हो जाएगा I बाय A। समझे क्या। अरे V बाय L को यहीं रहने दो, इसको लाया यहाँ पे, M ऊपर गया, और बाकी का ये टर्म जो है नीचे आ गया, NE स्क्वायर टॉ एवरेज A। अब देखिए अगर मैं कहूँ आपको, इसको V बाय L को मैं क्या लिख सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, E बराबर V बाय L होता है। और यहाँ से M अपॉन NE स्क्वायर टॉ एवरेज A जो है ना, इसको हम रेसिस्टिविटी बोलते हैं।
इसकी ये सारे के सारे कांस्टेंट है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर एम भी कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, टॉ एवरेज एरिया सब कांस्टेंट आता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, रेसिस्टिविटी रो लिखा यहाँ पे, इसके बदले में एक कांस्टेंट लगाया, रो लिखा, और यहाँ से आई बाय ए को करंट डेंसिटी लिख दिया। और ये जो है स्केलर फॉर्म में है ओम्स लॉ, इट इज इन द स्केलर फॉर्म, ये स्केलर फॉर्म में है। अब इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, ये तो प्रॉपर्टीज है, और जे भी जो है इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है। यहां से आ गया ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। एक चीज और कर सकते हैं, इसको एक तरह से और लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, जैसे मैं कहूँगा वेक्टर ई बराबर रो जो होता है ना, इसको हम 1/σ भी लिख सकते हैं। और यहाँ से या फिर मैं कहूँ इसको मिटा दे, क्या इसको मिटा सकता हूँ मैं, चलो ठीक है, नोट कर लीजिएगा, मिटा रहे हैं हम, ठीक। अब जो है मैं इसको फिर से लिखना चाहता हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर रो वेक्टर J, और यहाँ से हम वेक्टर J बराबर ऐसे लिख सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड E और रो को नीचे ले आए क्या, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/रो हो जाएगा। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E है और 1/रो क्या होता है, कंडक्टिविटी, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, यानी कि J बराबर यहाँ से आ गया ये, और वेक्टर J बराबर सिग्मा, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया। ये वेक्टर फॉर्म में, ये भी वेक्टर फॉर्म में है और ये भी वेक्टर फॉर्म में है, E बराबर रो J, हम इसको याद रखते हैं, है ना, इसको याद रखते हैं, ये अपने आप आ जाता है। तो इसको याद रखिएगा, ये यहाँ से आ जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव में, है ना, ये डायरेक्ट दे देगा, बोलेगा बताइए कौन वेक्टर फॉर्म में है, ये दोनों रहेगा तो दोनों ऑप्शन सही रहेगा, या तो दोनों में से कोई एक रहेगा हमेशा, है ना। तो आप इसको यहाँ से देख लिए, वेक्टर फॉर्म में है। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म कंडक्टिविटी आ गया, व्हाट इज कंडक्टिविटी, इसके बारे में हम देख लेते हैं। करंट डेंसिटी तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जानते ही हैं, सिर्फ कंडक्टिविटी एक नया टर्म आ गया है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इसे मैं मिटा दूं क्या, ठीक, आप नोट कर लीजिएगा, हेडिंग डालिएगा, व्हाट इज कंडक्टिविटी, व्हाट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को ही क्या कहते हैं हम, कंडक्टिविटी कहते हैं। इसको भी एक लाइन लिख लेना, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, है ना। और रेसिस्टिविटी का तो पूरा का पूरा लेक्चर लगभग 40 मिनट का होगा। अगर छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे तो फिर 2 लेक्चर में आएंगे, नहीं तो एक लेक्चर बनाएंगे तो 40 से 50 मिनट का होगा। तो उसको तो हम बाद में बताएंगे रेसिस्टिविटी, और आप 10th में पढ़ भी चुके हो रेसिस्टिविटी। तो पहले कंडक्टिविटी देख लेते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय, एंड इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, इसको हम सिग्मा के द्वारा डिनोट करते हैं। इफ रो इज द रो इज द resistivity of conductor, then सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा 1/रो, सिग्मा बराबर 1/रो हो गया। ये आ गया फार्मूला कंडक्टिविटी का, ठीक है, जहाँ पे सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी है, और रो क्या है, रेसिस्टिविटी है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ से यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, ये सब पूछता है जी,
बिहार बोर्ड में तो पूछता ही है ना, हर जगह पूछता है। यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी होता है, इसको हम साइमेन पर मीटर बोल सकते हैं, साइमेन पर मीटर। ठीक, यहां से यूनिट भी आ गए। और ये कौन सी यूनिट है? एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट। ठीक, तो यहां से कंडक्टिविटी भी हो गया। अब जो है इसके बाद हम एक लेक्चर लेके आएंगे जिसमें आपको हम बताएंगे रेसिस्टेंस। इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा रेसिस्टेंस वाला होगा, है ना। फिर रेसिस्टिविटी बताएंगे, इस तरह करके चलते